नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कई बार ये सवाल उठता है कि किस तरह से भाजपा लगातार चुनाव जीतती जा रही है, अलग अलग राज्यों में हम देखें, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई इनकी पार्टी का, सरकार का कामकाज इतना बेहतरीन है जिसकी वजह से लोग इन्हें बार बार चुन लेते हैं, या विपक्ष वाकई इतना कमज़ोर है कि उसके पास कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है? क्या लोगों के जो मन मस्तिष्क है उस पर यह पार्टी इस तरह छाई हुई है? और एक लोकतंत्र में अगर पार्टी जीत रही है तो जाहिर है वो सरकार में आएगी, सत्ता में रहेगी। इसके पीछे ये जो वजह सबसे बड़ी बताई, इस सवाल का जो जवाब है वो जवाब बहुत पेचीदा है। और ये जवाब इसमें छिपा हुआ है कि अब जबकि दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश और साथ साथ गुजरात, उससे ठीक पहले किस तरह से भाजपा की सरकार नहीं, किस तरह से उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, मैं आपको ये भी बताऊंगी ये क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और क्यों ये इतनी खुफिया चीज़ है जिसके बारे में सब समझते हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो अवधि है उन बॉन्ड्स को ख़रीदने की, उसे 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया ये सूचना इसलिए दी क्योंकि जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब इसमें छिपा हुआ है कि जो धन है, जो बल है, जो दरबारी मीडिया है, उस सब की ताकत एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आपको दरबारी सरकारी मीडिया कभी ये नहीं जानने देता कि क्या इस सरकार की कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। तमाम तरह के आर्थिक मुहाने पे नाकामी के बावजूद भी जिस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनकी पार्टी के दूसरे नेता, इन सब का जो गुणगान किया जाता है वो आपको सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ये बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, इन्हें बार बार सत्ता में लाया जाए, बार बार सरकार में लाया जाए। इसके साथ साथ अब धन बल का मैं जिक्र करूँ, मीडिया बल के बाद जो धन बल का जिक्र है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इन 4 महीनों में शुरू के 10 दिनों में कोई भी निजी व्यक्ति या फिर कोई भी कॉरपोरेट बैंक में जाके कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो ख़रीद सकता है और अपनी पसंद की पार्टी को वो दे सकता है। आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को धन देना है। और ज़्यादातर इसमें जो हमारे पास आंकड़ा है वो ये बताता है कि अब तक सबसे ज़्यादा जो पैसा मिला है वो भाजपा को मिला है जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम शुरू की गई। तो आप बैंक में जाइए, अपनी पसंद की पार्टी, जो कि इस केस में पसंद की ना भी हो, तब भी जो कॉरपोरेट है उस पर दबाव डाला जा सकता है, उसको धमकाया जा सकता है। और सत्ता में जो भी पार्टी होती है, कल को अगर दूसरी पार्टी बदल जाएगी तब भी उस पार्टी को फ़ायदा पहुँचेगा। और इसीलिए जबकि ये मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 6 तारीख को होनी है, मामला ये है कि जो पिटिशनर्स हैं इस मामले के, उन्होंने ये कहा है कि पूरे तरीके से 2018 की इस स्कीम को ख़त्म कर दिया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सीधे तौर पर जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो संतुलन है सत्ता का, वो मिल रहा है भाजपा को। और इसीलिए ऑपोजिशन को इसमें नुकसान पहुंचता है। और अंग्रेज़ी में एक शब्द होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी बराबरी की जो प्रतिस्पर्धा है, जो मुकाबला है, इसी मामले में भी यहाँ पूरी तरीके से दो अलग अलग, मैं कहूँगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष को फ़ायदे को देखते हुए 6 दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट पड़ी हुई है। उससे पहले किस तरीके से 15 दिन का ये अवधि आगे बढ़ा दी गई ताकि इस बार कम से कम हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में सीधे तौर पर पैसे का जो फ़ायदा है वो भाजपा को मिल जाए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर होते क्या हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स अगर आपको मैं आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो एक तरह का ये चुनावी बॉन्ड होता है, एक तरह का इसको वचन पत्र भी कह सकते हैं, जिसमें कोई नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक में जाके, एसबीआई में जाके किसी शाखा से ख़रीद सकती है वो। और ये बॉन्ड नागरिक या कॉरपोरेट अपनी पसंद के हिसाब से किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या फिर पार्टी इन बॉन्ड को डिजिटल फॉर्म में या फिर चेक के रूप में ख़रीद सकते हैं। और ये बॉन्ड बैंक नोटों के समान होते हैं, जो कि मांग पर जो आदमी जो अप्लाई कर रहा है उसको दिए जा सकते हैं। और सीधे तौर पर अब ये जो बॉन्ड हैं ये उस पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाएंगे। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा ही पारदर्शी माध्यम है, लेकिन सीधे तौर पर ये लोकतंत्र का एक तरह से मैं कहूँगी मजाक उड़ाने जैसा है।
और इसकी शुरुआत जब जब से की गई है तब से ही एक तरह से ये विवादों के घेरे में है और अब सीधे तौर पे पता चल रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है उसने अब 15 दिन इसको आगे भी बढ़ा दिया है। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ख़ास मेहमान मौजूद हैं। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रह चुके हैं और फाउंडर मेंबर हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जगदीप छोकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छोकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो सरकार ने ये जो नए अमेंडमेंट किए हैं, तब्दीली की है, आपकी आपत्ति क्या है इससे? देखिए, ये अमेंडमेंट जो की है इससे मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ कि, लेकिन पहले भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसका मतलब यही था कि पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा मिलता रहे और किसी को पता न चले कि कहाँ से मिला। पहले वो ये था कि साल में 4 दफ़ा मिलेगा और 10-10 दिन मिलेगा, लेकिन अब उसको 10 की बजाय 15 दिन कर दिया और स्टेट असेंबली के लिए भी कर दिया। इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो ये कहा था कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, लेकिन कर्नाटका का इलेक्शन आया तो कहा गया कि इसको एक दफ़ा एक्सेप्शन के तौर पे स्टेट असेंबली के लिए खोल दिया जाए। उसके बाद से ये हर स्टेट असेंबली में खुलने लगा है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आपको जब भी आपका दिल करे आप स्टेट बैंक में जाइए और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लीजिए और जाके राजनीतिक दल को दे दीजिए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड तो करेंसी की तरह वैसे ही है, क्योंकि इसके ऊपर ये किसी को पता नहीं लगता कि किसने खरीदा और किसको दिया। तो अब ये हो गया कि आप जब मर्जी, यानी अभी तो खैर 15 दिन या 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ या 1 हफ्ते एक्स्ट्रा हुआ है, आहिस्ते आहिस्ते ये पूरे साल मिला करेगा। और जैसे आप पैसा देते थे, कैश देते थे राजनीतिक दलों को, अब इलेक्टोरल बॉन्ड जब मर्जी आप दे दिया करिए और अपना काम करवाइए और पॉलिटिकल पार्टी का काम भी चलता रहे। तो ये इसके दिक्कत ये है कि इसको और भी फ्रीली अवेलेबल किया जा रहा है जितना पहले था उससे। दिक्कत तो ये है, लेकिन मुझे इससे कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि मेरा तो शुरू से ये मानना है कि ये राजनीतिक दलों को अनअकाउंटेबल पैसा देने का एक कानूनी जरिया बना दिया गया है, जिसमें आप चाहें तो काला धन आप बैंक के थ्रू दे दीजिए। तो यही फर्क है कि बैंक के थ्रू देना है, काला धन है कि सफ़ेद धन है कि हरा धन है कि लाल धन है, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन छोकर जी, इसमें कई बातें जो दर्शकों को समझाइए आप। पहली बात तो ये है कि जब बैंक के ज़रिए ये सारा आदान प्रदान हो रहा है तो क्यों इसको काला धन कहा जाएगा? जब ये 2018 में पूरी स्कीम आई थी तब ये कहा गया था कि काले धन पर लगाम के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और तीसरा सवाल ये है, इसी सवाल का एक हिस्सा ये है कि हम हालांकि जानते हैं कि जो आंकड़ा बताता है कि भाजपा को सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, लेकिन क्या दूसरी पार्टियां इससे लाभान्वित नहीं होती हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं होता? देखिए, इसको काला धन या सफ़ेद धन या लाल धन या हरा धन मैं इसलिए कहता हूँ कि बैंक से तो ये मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बैंक में ये कहाँ से आया ये नहीं पता। हाँ, दूसरे बैंक से आया। मैंने किसी ऐसी जगह पे जाके, जैसे मॉरिशस है या कोई और, ये जिनको टैक्स हेवन कहते हैं, मैंने बहुत सा कैश वहाँ जमा करवा दिया जहाँ ये पूछा नहीं जाता कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। वहाँ एक बैंक में करवाया, वहाँ से किसी दूसरे मुल्क में ले गया, वहाँ से तीसरे मुल्क में ले गया, वहाँ से चौथे मुल्क में ले गया, फिर चौथे मुल्क से बैंक से हिंदुस्तान के बैंक में आ गया। तो बैंक तो समझता है ये बैंक से आया है, लेकिन उसका ओरिजिनल जो सोर्स है वो तो काला धन है, वो किसी को पता नहीं है। और जब कोई इसको खरीदता है तो स्टेट बैंक को पता होता है कि किसने खरीदा, और कानून में ये लिखा है कि स्टेट बैंक ये बात किसी को बताएगा नहीं जब तक के कानून अदालत का हुक्म नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक किसी को तो नहीं बताएगा, लेकिन सरकार को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताने से तो स्टेट बैंक मना नहीं कर सकता। तो क्योंकि स्टेट बैंक को पता है कि किसने बॉन्ड खरीदा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को पता है और फाइनेंस मिनिस्टर की पार्टी को पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सत्तारूढ़ दल है उसको पता है कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा।
और वो सत्तारूढ़ दल उस बॉन्ड खरीदने वाले के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि भाई तुम हमें दो, हमें नहीं दोगे तो तुमको देख लेंगे। इसीलिए ये हो रहा है। ये मैंने कहा था जब ये स्कीम अनाउंस हुई 2017 में, उसके एक हफ्ते बाद। तो वो साबित हो गया जब 2018 में पहली दफा ये चालू हुई, तो 18-19 में 95% बॉन्ड सत्तारूढ़ दल को मिले। तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं उनकी फंडिंग को बिल्कुल जीरो कर सकता है, जी हाँ, अगर ये तो अगर मेरा अगला सरकार सवाल, चाहे जी तो। हाँ, अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि ऐसे वक्त में जबकि हम देख रहे हैं कि जो विधायक हैं, चुने हुए विधायक, यानी चुनाव होने के बाद भी जो विधायक हैं वो गाजर मूली की तरह सब्जी का जो बाजार लगा हुआ है, सब्जी मंडी में बिक रहे हैं, ऐसे में पैसे का पूरा बोलबाला है पूरे तरीके से, मतलब इसमें कोई शक की भी गुंजाइश नहीं है। अभी हमने देखा कई स्टेट्स में कैसे सरकारें उखाड़ के फेंक दी गई हैं और दूसरी पार्टी यानी भाजपा की सरकार आ गई। तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ, कि एक लोकतंत्र में जो एक अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो हमारा विपक्ष है और सत्ता पक्ष यानी जितनी पार्टियां मैदान में हैं उनको बराबर का मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, वरना तो ये पूरे तरीके से मजाक हो जाएगा पूरे चुनावी प्रक्रिया का। फिर हम ये कैसे कह पाएंगे कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, क्योंकि एक पार्टी के पास सारे रिसोर्सेज हैं, पैसा है, वो जिसे चाहे खरीद सकता है, बेच सकता है, और अपोजिशन के पास ये लेवरेज नहीं है। देखिए, अब हमारा लोकतंत्र पहले धन, पहले वो बाहुबल से चलता था, अब वो धन बल से चल रहा है। तो लोकतंत्र तो नहीं है, धन तंत्र है। और हम देख रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एमएलए चुन के उनका नाम अनाउंस नहीं होता है कि उनको बसों में बिठा के एक जगह ले जाया जाता है, और यानी होल सेल में एमएलए की खरीद फरोख्त हो रही है। कहीं 40 एमएलए बिक रहे हैं, कहीं 150 एमएलए बिक रहे हैं। तो इतना पैसा जो आ रहा है सत्तारूढ़ दल के पास, वो कहाँ से आ रहा है? और सत्तारूढ़ दल छोड़िए, मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी चीज है कि कोई सत्तारूढ़ दल कहीं भी है, किसी कोई स्टेट में सत्तारूढ़ दल है तो उसको भी उम्मीद है। और यही वजह है कि सीपीएम के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी इस उम्मीद में है कि एक दिन हमारा भी नंबर आएगा, जब हम सत्ता में आएंगे तो हमें मिलेगा। तो ये एक बहुत इससे लोकतंत्र को इतना बड़ा नुकसान है कि लोकतंत्र को ये पूरी तरह से धन तंत्र बनाने वाली चीज है, और जो कि हो गया है हमारे देश में, अगर आप देखें तो अब ये चूंकि मामला पहले से ही अदालत में है और जो आपकी एसोसिएशन है जिसको आपने बनाया एडीआर, वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। 6 दिसंबर को सुनवाई भी उसकी तय है, लेकिन उससे पहले ये 15 दिन की अवधि बढ़ा दी गई है। आप ये भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो बड़े कारोबारी हैं उनको धमका कर दबाव में ला के जो सत्तारूढ़ पार्टी है, क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपने ये भी बताया कि बैंक से लेकर और जो वित्त मंत्रालय है उस तक जाहिर है एक्सेस तो खाली उसी पार्टी का होगा जो कि सरकार में है। और जो देश में हम जानते हैं भाजपा की सरकार है, अलग अलग राज्यों में भी, बेशतर राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो अब इस पर कौन आगे बात बढ़ाएगा? ये तो अब जब तक सुनवाई होगी तब तक तो चुनाव हो चुके होंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में। देखिए, गुजरात और हिमाचल प्रदेश की तो खैर क्या बात करें, ये बात तो चल रही है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। 12 अप्रैल 2019 को सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा था कि दिस पिटीशन रेजेज वेटी इश्यूज, यानी कि बहुत भारी भरकम मुद्दे ये पिटीशन उठाती है, और जिनसे विच हैव बेयरिंग ऑन द एंटायर इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये पिटीशन बहुत भारी मुद्दे उठाती है जिनका देश की पूरी राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया पे असर पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज हैं लिखे हुए, लेकिन 12 अप्रैल 2019 के बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट को भी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसके सुनने के बारे में समय नहीं मिला। हाँ, जो अभी चीफ जस्टिस कल रिटायर हुए हैं यूयू ललित, उन्होंने एक सुनवाई करवाई जिसमें कहा गया कि अब 6 दिसंबर को दोबारा सुनवाई होगी।
ये जो अवधि बढ़ाई है, ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में अनदेखा किया गया, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कि राजनीतिक दलों के लिए आदर्श चुनाव संहिता है, उसका भी उल्लंघन है। क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी नई जिससे चुनाव के नतीजों पे असर पड़ने की संभावना हो। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड 5 दिन या 7 दिन एक्स्ट्रा बिके, उससे चुनाव के नतीजे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो मैं जानना चाहूंगा कि किस चीज से पड़ेगा। तो ये तो हर जो मॉरल चीजें हैं उनका उल्लंघन है, लेकिन अब मॉरल चीजों का उल्लंघन तो खुला हो ही रहा है, ये भी उनमें से एक चीज है। अब जब अदालत में सुनवाई होगी तो देखेंगे क्या करें इसके बारे में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चोकर जी, द वायर के दर्शकों को ये समझाने के लिए। पेचीदा मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है, और मुझे लगता है एक ऐसी खुफिया चीज़ पता नहीं क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इर्द गिर्द है कि इस पर सब जानते हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने बातचीत की। थैंक यू। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.